हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है परसेप्शन। आपको पता है यूनिट नंबर हमारी 6 है, MCQ 01 की। ठीक है, सबको पता है बच्चों, क्योंकि लास्ट 5 दिनों से हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट डे हमने चैप्टर 1, सेकेंड डे चैप्टर 2 यूनिटेशन थ्योरी, जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सभी चीज़ें मैं 1 बाय 1 सभी यूनिट्स के अंदर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इवन प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे आ रहे हैं, तो आपको अब कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब परसेप्शन के चैप्टर से मोस्ट ऑफ क्या आती है, इसकी प्रोसेस आती है और फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे परसेप्शंस को चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो परसेप्शन का मतलब ही पता होना चाहिए कि परसेप्शन होता है। चलो सिंपल सी छोटी सी टर्म में बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा क्या है। आज का ही एग्जाम्पल है। मैं जब क्या थी, पैदल जा रही थी अपने रास्ते से, मैंने देखा एक बाइक सवार जो अंकल हैं, ठीक है, वो बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, जब वो मेरे साइड से गुजरे वो बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे ब्रदर मुझे लेने आए और उन्होंने, ये भी ऐसे आगे की ओर जा रहा था, हम भी फिर स्कूटी के ऊपर आगे की ओर जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मेरी स्पीड ऑब्वियस ही बात है पीछे हो गई क्योंकि मैं पैदल थी, बाद में मेरे भैया आए थे मुझे लेने के लिए। फिर मैंने देखा कि एक रोड पे, मतलब कि एक चौक आया। ठीक है, उस चौक आने के बाद वो अंकल क्या थे, अपनी बाइक को लेकर पैदल पैदल चल रहे थे। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में क्या आया कि इसकी बाइक में क्या हुआ होगा। आपके दिमाग में क्या आया हुआ है कि पहले चल रहा था बाइक पे, मतलब चला रहा था बाइक, देन उसके बाद वो पैदल चल रहा है। पैदल क्यों चल रहा है अपनी बाइक को? ऑब्वियस ही बात है, या तो उसका जो तेल है, पेट्रोल है, वो ख़त्म हो गया होगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आई थी, बट मेरे दिमाग में यही थी, आपके दिमाग में पता नहीं क्या, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ, यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे दिमाग में जो है क्या वही आपके दिमाग में आई है। ठीक है, मेरे दिमाग में ये आई कि उसका पेट्रोल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने जब देखा है कि जब भी लोग बाइक हुई, स्कूटी हुई, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे पैदल लेकर जाते हैं, तो उनका मोस्ट ऑफ रीज़न क्या होता है, उनका जो पेट्रोल है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, बट मैंने ये कैसे अज्यूम किया कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो? क्योंकि मैंने अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन जो मेरे माइंड में ऑलरेडी सेट थी उसका यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने कंक्लूजन को ड्रॉ किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। अब क्या देखो, मैंने रोड पे इस अंकल को ऑब्जर्व किया, क्या केवल यही अंकल चल रहे थे? बहुत सारे इंसान, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी। कोई अपनी दुकान के सामने अपना सामान लगा रहा होगा, कोई झाड़ू निकाल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। बट मेरी जो नज़र है इनके ऊपर डली, और फिर फाइनली नज़र कंफर्म कहाँ हुई, जब ये अपनी बाइक को लेकर पैदल चल रहे थे। तो कहने का मतलब, मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे इन्वायरमेंट में थी, मैंने केवल कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को उठाया, उसके ऊपर अपने रिएक्शंस दिए, उसके ऊपर मैंने अपने भाव प्रकट किए। और वो भाव कैसे प्रकट हुए कि उसका पेट्रोल ही खत्म हुआ हुआ। ये था मेरा पास्ट का एक्सपीरियंसेस। अगर मैं कहूँ कि जब मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में उसका पेट्रोल खत्म हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने क्या किया, इतनी सारी इन्वायरमेंट में रखी हुई इन्फॉर्मेशन में से किसी एक को उठाया। ठीक है, जो मेरे लिए इंटरेस्टेड थी, क्योंकि मैं भी स्कूटी का ही वेट कर रही थी, मैं मेरे भैया का वेट कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो व्हीकल्स जा रहे थे उनकी तरफ मेरी नज़र थी। ठीक है, कि कहीं ये तो मेरे भैया नहीं, कहीं ये तो मेरे भैया नहीं, राइट। तो इसीलिए वजह से मैं, इतनी सारी इन्वायरमेंट में इन्फॉर्मेशन थी, बट मेरी इन्फॉर्मेशन किसको कैच कर रही थी? बाइक्स और स्कूटी को नज़र कर रही थी। ठीक है, फिर उसको ऑब्जर्व करते करते फिर मैंने देखा कि वो पैदल चल रहा है, पेट्रोल आई होप इसका खत्म हो गया हो। ये किसके ऊपर दिया? मैंने पास्ट में जो एक्सपीरियंस था, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि जब भी लोग पैदल चलते हैं तो उनका पेट्रोल खत्म होता है। अच्छा, फिर फाइनली मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया। इसके और इसके बीच में एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करना, जो एक्चुअल ट्रू सिचुएशन है और जो एक्चुअली ट्रू है, या फिर मैं कहूँ कि रियलिटी है, और जो मेरी परसेप्शंस हैं, जो मेरी विचार है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो कुछ अलग है। ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि ये हमेशा मैच करे। इवन उसका अगर पेट्रोल रियलिटी में ख़त्म होता तो मेरी परसेप्शन इससे मैच करती। इन केस क्या पता भाई उसकी बाइक का पंचर हुआ, या फिर मैं कहूँ कि उसकी जो ब्रेक है वो फेल हो गई होगी,
तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उससे आपकी जो परसेप्शन है कभी कभार मैच होती है, कभी कभार मैच नहीं होती। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जो माइंड में कॉग्निटिव लेवल पर क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। कॉग्निटिव होता है जब बात की जाती है माइंड से रिलेटेड प्रोसेस की, कॉग्निटिव होती है एक अफेक्शंस होती है, एक बिहेवियर होता है, ठीक है। अफेक्शन का मतलब होता है जब लव एंड अफेक्शंस के बारे में बात करते हैं, मीन्स कि जब इमोशंस, जब हम अपने हर्ट की सुनते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव होता है जब अपने माइंड की सुनते हैं, फिर वो दोनों को मैच करके हमारे बिहेवियर में नजर आता है। ये कुछ एक टर्म्स थी जो आपको मुझे समझानी थी एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब फाइनली हम पहुंच जाते हैं पीडीएफ पर, क्योंकि बहुत आसान है। अब देखो, ये दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं कि ये कह रहा है कि मुझे तो क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है। अब आप भी अपने आप को वहां रखो कि मैं अगर ऐसे खड़े हो जाऊं तो मुझे भी 6 नजर आएगा, मैं इसकी तरफ खड़े हो जाऊं तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे क्या नजर आएगा, 9 नजर आएगा। तो कहने का मतलब इसके रिगार्डिंग, अब मेरे को नहीं पता कि इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपकी रिस्पॉन्स क्या रहा होगा। आई होप सबका रिस्पॉन्स पेट्रोल रहा होगा। क्या पता किसी ने ये भी सोचा होगा कि मैम इसकी बाइक का पंचर हुआ होगा, किसी ने ये सोचा होगा कि मैम इसकी बाइक के ब्रेक फेल हो गए, या फिर किसी इंजन में प्रॉब्लम है, चल नहीं रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सब, अब देखो मेरा सोचने का तरीका पेट्रोल था, आप कुछ अलग सोच रहे हो, आप कुछ कोई और दूसरा सोच रहे हैं। मुझे ये जो स्नेहा है ये कुछ और सोच रही है, फातिमा कुछ और सोच रही है, नगमा ये जो बच्ची है ये कुछ और सोच रही है। इन सभी बच्चों के सोचने का तरीका बच्चे अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है बेटे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन होती है, सभी लोगों का उस एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और वो रिस्पॉन्स बेस्ड करता है कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, पास्ट में आपने इस सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर कुछ देखा है तो आप उसको वैसे ही रिएक्ट करेंगे, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, परसेप्शन की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं परसेप्शन की। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द परसेप्शन, एंड देन उसके बाद बैरियर एंड द डेवलपमेंट स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलो देखो क्या लिखा हुआ, परसेप्शन बीइंग द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव समझ में आ गया, माइंड से रिलेटेड प्रोसेस है, इसे मैं बोल सकती हूँ मेंटल प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, तो मैं आपको बताती हूँ, आपका ये 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं, पता है। अभी मैं फटाफट पढ़ के बताती हूँ क्या कर चुके हैं, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, जो कि यूज़ की जाती है टू अंडरस्टैंड, समझने में, इंटरप्रिटेट मीन्स कि उसको फाइनली रूप देने में, किसको, इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन मिली, इनपुट था, उस इनपुट का आपने क्या निकाला, आउटपुट निकाला। जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली तो वो इनपुट थी, इसके ऊपर आपने प्रोसेस की, जो कि आपकी कैसी प्रोसेस थी, मेंटल प्रोसेस थी, जिसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस थी, ठीक है। और इस कॉग्निटिव प्रोसेस के बाद इसके ऊपर आप आउटपुट निकाल रहे हो, उसे हम कहेंगे हमारी परसेप्शन है। अच्छा, ये जो इनपुट लिया है मैंने कैसे लिया, मैंने ऑब्जर्व किससे किया था, मेरी सेंस ऑर्गन से यूज़ किया। अब सेंस ऑर्गन मैंने आईज को यूज़ किया, आंखों को ही प्रयोग किया। अगर कोई मुझे ऐसे कांपता हुआ मेरे को टच कर रहा है, ऐसे कांपता हुआ मुझे टच कर रहा है, तो मैं क्या परसेप्शन कर सकती हूँ, मेरी विचारधारा क्या आ जाएगी, या तो उसको फीवर है, या फिर कोई कुछ डर है, या फिर वो भाग के आए, उसको सांस चढ़ गए, वो पकड़ना चाहता है, उससे सारे की जरूरत है, वो कुछ भी हो सकती है ना। तो ये सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे बोला जाता है परसेप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है, आपके रियलिटी और आपके परसेप्शन कभी कभी मैच हो जाते हैं, कभी कभी मैच नहीं होते, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दैट्स द रीजन इनके बीच में मिसमैच होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि आपकी विचारधारा, अब मैं कहूँ कि आप अलग अलग कल्चर में, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो किसी एक पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग आपकी सिंपल सी बात है क्या होगा, अलग अलग विचारधारा होगी, है ना। किसी का अलग कल्चर है, किसी का अलग फैमिली बैकग्राउंड है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, तो किसी की जॉइंट फैमिली है। तो जिसकी जॉइंट फैमिली होगी तो वो जॉइंट को लेकर काम सोचेगा, जिसकी न्यूक्लियर है, जिसकी सिंगल, जब मम्मी पापा के साथ रहते हो, अगर जॉइंट है तो फैमिली मतलब चाचा ताऊ और दादा दादी सब हैं, तो वो उस हिसाब से देखेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में अगर इसकी बताऊँ कि परसेप्शन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम मीन्स कि जो लोग हैं वो सेलेक्ट करते हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को, या मैं कह सकती हूँ इनपुट्स को। मेरे पास इतने सारे, अब इन्वायरमेंट में इतने सारा इनपुट्स था, ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने केवल एक ही बाइक उठाया क्योंकि मैं बाइक की वेट कर रही थी, मेरे माइंड में बाइक चल रही थी,
अगर कोई और चल रहा होता तो उसके माइंड में कुछ और चलता, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे सब्जी मंडी का जो रोड है, ठीक है, साथ ही साथ किसी को सब्जी लेनी होती थी तो वो सब्जी की ओर ढूंढेगा कि हाँ जी कहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी। तो कहने का मतलब सबके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जिस मोटिव के लिए वो चल रहा है, रोड पे चल रहा है, किसी और काम के लिए चल रहा है, तो वो वही सेलेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मैंने कहा कि अब क्या है, रक्षाबंधन गई है, ठीक है, रक्षाबंधन के लिए आप राखी खरीदना चाह रहे थे या फिर आपके भाई के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाह रहे थे, तो आप क्या सोचेंगे कि क्या गिफ्ट हो सकता है, आप ऐसे मार्केट में ऑब्जर्व करते चले जाएंगे। आपका बस मोटिव गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, बाकी सभी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं होगा, ठीक है। फिर उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, अभी प्रोसेस में पढ़ेंगे, देन उसके बाद इंटरप्रिटेट करेंगे, फाइनली आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। नोबडी कैन अट्रैक्ट टू ऑल द ऑब्जेक्टिव, यही मैंने समझाया, कोई भी इंसान सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपना ध्यान नहीं देता। पीपल एवरीबडी सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जो कि आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो कि जिसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। स्टिमुली का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर क्या करने वाले हैं, आप एक्शंस या रिएक्शंस देने वाले हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट एंड गेट द अट्रैक्टिव इन दिस वे वी celebrate we selected the information in organized in such a order so that the made a meaningful information, कि सेलेक्ट करने के बाद उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए। तो ये वर्ड है ना, ये ध्यान से समझ लेना, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो बात की बात है कि आपकी रियलिटी से मैच होती है नहीं होती। अच्छा, परसेप्शन को ना एक सब्जेक्टिव प्रोसेस बोला गया है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। जब बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन दिए गए, ये यस या नो, आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, है ना। जब एक्सप्लेनेशन मांगते हैं एग्जाम के अंदर, अब आपने भी देखा होगा एक क्वेश्चन है सभी बच्चों का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस होता है ना, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव प्रोसेस है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव होने के बजाय ये कैसी प्रोसेस है, सब्जेक्टिव है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। उदय पारिक ने और रेकी ग्रिफिन ने इसकी डेफिनेशन दी हुई, डेफिनेशन यही है कि परसेप्शन क्या है, डिफाइन करता है प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेशंस, चेकिंग, रिएक्टिंग टू द सेंसरी स्टिमुली और द डाटा। कोई भी आपकी सेंसरी ऑर्गन से जो भी डाटा रिसीव हो रहा है उसके ऊपर आप ये प्रोसेस जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को समझाते हो। ओके, नेचर समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि मेंटल प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि जिसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन आप वही सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ओके, एक्टिवेशन प्रोसेस क्यों बोला गया है? एक्टिवेशन प्रोसेस इसलिए बोला गया है जो भी आपकी सेंस ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन रिसीव की है, जो भी सेंस ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन उठाई है उसके ऊपर आप एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। मीन्स कि आपकी थिंकिंग होगी, आपका माइंड उसमें यूज होगा, ठीक है। कहने का मतलब सिग्नल जब अब आपको रिसीव हो जाता है फ्रॉम द फिजिकली सेंस ऑर्गन से, सेट हिम थिंकिंग एंड इट्स माइंड गेट द एक्टिवेटेड। आपका माइंड क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, आप अगर रोड में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इन्वायरमेंट में इवन मैं कहूँ कि कहीं भी जा रहे हैं आपको ये चीज़ें नॉर्मल देखने को मिले। अब वही बात है, अब इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस तरीके के एग्जाम्पल दूँगी। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, आप बाइक पे हैं और आगे से रेड सिग्नल, जो ये होता है ना कि बत्ती, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड लाइट चस गई है, ठीक है, ऑन हो गई है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन मिली और आपने उसके ऊपर थिंकिंग करना शुरू किया कि अभी ब्रेक मुझे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोसेस है, सब्जेक्टिव प्रोसेस की, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको क्या करने वाले हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी स्टिमुली को, अपनी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं। यूनिक इंटरप्रिटेशन है, देखो सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी, मीन्स कि सबका मानना अलग अलग होगा किसी एक के लिए, है ना। अच्छा, अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा स्टिमुली है, अब मैंने कहा कि सबका मानना अलग अलग होगा। ऐसा क्यों है कि सबका मानना अलग अलग होगा? मैंने अभी बाइक का एग्जाम्पल दिया कि ऐसा क्या हुआ कि जो मैंने पेट्रोल ही सेलेक्ट किया, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने ये सोचा कि उसकी बाइक में पंचर होगा। दूसरे जो फातिमा ने, जैसे फातिमा कह रही थी कि मैम उसका जो इंजन खराब हो गया होगा। हाँ, तो सबका अलग अलग ऐसा क्यों है? क्योंकि सबने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए होंगे, काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि जिसके कारण हमारे सबकी परसेप्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसेस क्या कहती है?
अब मैंने कहा कि सबसे पहले जो परसेप्चुअल जो हमें इनपुट लेनी पड़ेगी। इनपुट का मतलब होता है आपको जो इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट में है, जो आपके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और वो सेलेक्ट करेंगे आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसेशंस के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई फॉर्म ऐसे होता है ना कि जब आप कोई भी नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, मैंने कहा कि आपने टीवी मंगवाया तो उसके अंदर जो फॉर्म निकलती है सामने आपको गिरी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, वो आपने फॉर्म देखी और आपने कभी एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ये देखा था कि फॉर्म से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने उस फॉर्म को देखा, सबसे पहली बात तो देखा इसलिए क्योंकि आपको वो उसके अंदर इंटरेस्ट था या फिर आपने उसको सेलेक्ट किया, कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद उस फॉर्म को इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, इस तरीके से आपके माइंड में थिंकिंग चल रही है, और देन उसके बाद आपने फाइनली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला। और वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है, मीनिंगफुल रिजल्ट जो होता है, वो डिपेंड करता है बेटे आपके वैल्यू के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर। दैट मीन्स ये सभी के सभी आपके फैक्टर हैं, आपके इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं। ये एक्चुअली जो अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर हैं। कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा लास्ट पॉइंट है, उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करें। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, देन उसके बाद हम थॉट पुट करेंगे। दैट मीन्स उसके ऊपर हमारी कॉग्निटिव स्किल को यूज़ करेंगे। कॉग्निटिव स्किल क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत है, जितने एग्जाम्पल उतने कम है। ठीक है, मैंने कहा कि 3 लाइनें ऐसे गिरी हुई हैं। ठीक है, और आपने उसको उठाया और आपने उस तरीके से उसको अरेंज कर दिया जिससे कि आप क्या बना पा रहे हो, ट्रेंगल बना पा रहे हो। ट्रेंगल बनाया, एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला। ट्रेंगल की जो परिभाषा आपने दे दी बच्चों को, तो ये भी क्या है, आपका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो हमेशा आपके ओपिनियन, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, जिस कल्चर में आप रहते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप कैसा सोचते हैं, आपने कैसा सुना है पहले, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपकी परसेप्शन डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे अभी आएगा, चलो अभी बता ही देते हैं इस फैक्टर्स को कि फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन। अब मैंने आपको बताया कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक इंटरनल फैक्टर होते हैं। सबसे पहले इंटरनल को डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुना इस बात को। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखो इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? सबसे पहला सेल्फ कंसेप्ट पे। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको कहा कि आपको एक दिन के अंदर ये 2 चैप्टर कंप्लीट लर्न करके आने हैं। आपने कहा कि मैम मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इन दोनों चैप्टर को एक साथ एक दिन में आपको सुना पाऊँ, याद कर पाऊँ। तो आपने कहा कि मेरी खुद की, जब आप अपने ऊपर, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, जब आप अपने आप को देखते हो ना, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है जब हाउ यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी, आप कैसा सोच पा रहे हो, कैसा फील कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टिमुले के ऊपर, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जैसे ही मेरे को समझ में आया कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को क्या हुआ, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, देन आपका काम कम कर दिया। तो यहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट भी देखा जाता है। अगर आपको मैं कहूँगी कोई क्रिटिकल, जैसे आपने देखा है कि कोई कैलकुलेशंस दे दी है, जैसे कि 25 प्लस के 25 प्लस के 75 प्लस के 50 प्लस के ऐसा कुछ 37 प्लस के 38, अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, इसको ईजिली वो कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसकी कैलकुलेशन वीक है, वो क्या कहेगा कि मैम थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसको पता है कि उसको कैलकुलेशन मेथड, जैसे कहते हैं ना कि कोई एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, या फिर मैं कहूँगी कोई भी मैथमेटिक्स में जिसमें आते हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, उसके अंदर रीजनिंग आती है, ठीक है, और क्वांट आता है, ठीक है। क्वांट के अंदर क्या होता है कि सब बहुत प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स आता है। तो जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो तो इजीली टैकल कर लेता है, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता थोड़ा सा उसके अंदर फियर नज़र आता है, ठीक है। तो परसेप्शन क्या है कि इतने सालों से मुझे मैथ नहीं समझ में आ रहा था, सो अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये परसेप्शन है, ठीक है। बिलीफ का मतलब क्या होता है? ऐसी टर्म है ये जिसके अंदर मैं कहूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि आप करते हो, बट उसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको यूपीएससी, आप किसी बच्चे ने क्रैक किया है, ठीक है, उसने बताया अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं डेली 10 से 12 घंटे पढ़ा करती थी, या फिर मैं पढ़ा करता था, ठीक है। इसी तरीके के आप भी, जैसे नगमा कह रही है कि मैम अगर, नगमा ऊपर थी फिलहाल, कह नहीं रही, नगमा ऊपर थी, स्टूडेंट है ये,
ठीक है। नगमा ये कह रही है कि मैम मुझे भी यूपीएससी के लिए जाना है और मैंने इसका इंटरव्यू उनको दिखाया तो इसने कहा कि अच्छा अगर मैं भी 10 से 12 घंटे पढूं तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो सकता है। तो एक बिलीफ है, जिसकी एक विश्वास है कि अगर आपने 10 से 12 घंटे पढ़ा तो आप उसको क्रैक कर सकते हो, किसी को आप प्रूफ करने की आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके परसेप्शन को इफेक्ट करती है, ठीक है। ओके, नीड के बारे में बात करें। नीड क्या होता है? नीड होता है जब जो चीज़ आपके लिए एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, डेली लाइफ को चलाने के लिए। जैसे कि नॉर्मल होता है रोटी कपड़ा मकान, जो कि हमने मैस्लो की थ्योरी में भी किया था, तो ये भी आपके परसेप्शन को डिनोट करती है। अब मैं कहूँगी जिसकी ऑलरेडी बेसिक नीड कंप्लीट हुई हुई हो, क्या वो इनके बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका इनके ऊपर फोकस नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी दिया था। आई होप सब बच्चे इस तरीके से देखते आ रहे होंगे। नेक्स्ट जाता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि आप इन प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना रिजल्ट अचीव अच्छा करेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है सो मैं मोस्ट बच्चों से पूछती हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो बच्चे कहते हैं कि मैम, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स होता है ऑन एन एवरेज, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स होता है कि मैम अच्छा हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम बस पास होने जितना हो गया बस सफिशिएंट है। वो कैसे पता बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है उनका इफेक्ट आपके फ्यूचर में नजर आएगा कि जैसा पेपर करके आए होंगे ऑब्वियस सी बात है बेटे उतना वैसे रिजल्ट आएगा, है ना। तो क्या लिखा? व्हाट यू थिंक विल बी हैपन इन द फ्यूचर। कैसा आप सोच रहे हो कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है कि जैसे कि आपकी कोई तारीफ कर दे, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जूते तेरे पे बहुत जच रहे हैं यार, तूने वॉच डाली तुझे बहुत जच रही है, तूने आज स्पेक्स नया डाला तो वो भी जच रहा है, आज तो तेरी जो गेटअप है बिल्कुल ऐसे बढ़िया बढ़िया नजर आ रही है। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे थोड़ा शर्माएंगे और फिर क्या कहेंगे? थैंक यू, राइट। तो ये होता है रिस्पॉन्स। हाउ यू रिएक्ट टू समथिंग, कैसे आप रिएक्ट करें। और किसी ने आपको ये कहा अरे यार तूने जो बालों का स्टाइल बनाया ना ये अच्छा नहीं है, वो उधर थोड़ा सा मायूस होकर बैठ जाएगा, फिर उसको ठीक भी कर देगा अपने फ़ोन में देख के। तो ये होता है रिस्पॉन्स कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को और रिएक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। अब मैंने कहा कि आपने एमकॉम सेलेक्ट किए, ऐसा क्यों हुआ भाई एमकॉम सेलेक्ट किए? आपने बीकॉम के बाद आप सीए में भी जा सकते थे, सीएस में भी जा सकते थे, सीएफएम में भी जा सकते थे, या फिर मैं कहूँ कि एमबीए भी कर सकते थे। आपने एमकॉम ही क्यों सेलेक्ट किया? वाई? या फिर मैं कहूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में आप कौन सा गेम खेलना चाहेंगे, मीन्स की प्रेफरेंस देना इतनी सारी चीज़ों में से, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। अब मैंने कहा कि ये क्यों अपने परसेप्शन को इफेक्ट करता है, रीज़न है। अब मेरा जो जैसे कि इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊँ मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी कोई ऐसे कोई प्लेयर साइड से जाता है या फिर कोई मैच होता है, ठीक है, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वो अब क्रिकेट का हो, मैं मोस्ट ऑफ सबकी जर्सी नंबर तक मुझे याद है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इंटरेस्ट बोला जाता है किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे दो, किसको आप ज़्यादा अटेंशन देंगे बाकी सभी में से। मैं बाकी एक्टिविटीज़ को देती नहीं। अब उनमें से देख देख के मेरा कोई फेवरेट गेम भी बन गया जिसकी वजह से मैं केवल उसी के ऊपर फोकस करती हूँ, ठीक है। एटीट्यूड होता है बेटे जब आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, मीन्स की कॉग्निटिव लेवल पे आप काम करते हैं। देन उसके बाद आप फीलिंग करते हैं। फीलिंग का मतलब होता है अफेक्शन, मीन्स की जब आपने दिमाग की सुन ली, दिल की सुन रहे हो, देन उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो, और रिएक्ट करने के बाद वो आपके बिहेवियर में नजर आता है। आप ये कहेंगे कि क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं कहूँ कि आपने सुना है कि लड़कियां स्कूटी चलाने में थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, थोड़ा सा आपने सुना है। आपका दिमाग उसके ऊपर गया, आपने ये बात सुनी, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ली, आपने पहले कभी 1-2 महीने पहले ली थी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर लड़की को आते देखा, ठीक है, स्कूटी के ऊपर, ठीक है, और वो आ रही है, मेरे दिमाग में एकदम से वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, रिकॉल होगी कि हाँ मैंने सुना है कि लड़कियां क्या है स्कूटी चलाने में या फिर मैं कहूँ बाइक चलाने में। वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है, बस कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है। अगर किसी के साथ एक बार ऐसा इवेंट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। बट मैं प्रोस्पेक्टिव बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। कभी कहें कि मैम भी ऐसा सोचती है, नहीं मेरा ऐसा सोचना नहीं है, बट
वो सोचना तब पता लगेगा जब मेरे बिहेवियर में आएगा। मैंने देखा कि सामने से कोई लड़की आ रही है और वो स्कूटी चला रही है, मेरे माइंड में फटाफट ये आया कि मम्मी पापा ने बोला था कि लड़कियों को स्कूटी चलाने में इतनी परफेक्शन नहीं है। अगर मैं अपने प्लेस से हट जाती हूँ पीछे, तो ये मेरे बिहेवियर में कैसे आया, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ऐसी हुई कि नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स है ना। अगर मैं वहीं डटी रही, ठीक है, स्कूटी को जाने के लिए मतलब इसके लिए कोई एक्शंस नहीं किया, मैं ना पीछे हटी ना आगे हटी, मैं वहीं खड़ी हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉजिटिव ही है कि मैं उसी सिचुएशन पे हूँ। तो यहाँ पे आता है मेरे बिहेवियर में नजर आए, ये बिहेवियर नजर आ रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि किसी चीज को देखने का नजरिया जो कि आपके बिहेवियर में नजर आ रहा है, ठीक है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग, यू विल बी एजर टू अटेंड द क्लासेस। अगर आपको ये पता है कि आप सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप कोई भी क्लासेस लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे और उसके नोट्स खुद से बनाते हैं, है ना। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ये पता है कि हाँ आपको उसके ऊपर आपका जो कोग्निटिव लेवल ये कह रहा है कि नहीं नहीं हट जाना चाहिए, क्या पता भाई हो जाए टक्कर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब कि कहने का मतलब आपकी देखने का नजरिया क्या है। ये थे बेटे आपके इंटरनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपके परसेप्शन को। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइज। साइज का मतलब क्या है कि ये कहते हैं ना कि जिसके जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करता है ना कस्टमर, उसी की तरफ आते हैं। ये एक्चुअली में ऐसा भी है और इवन मार्केट में देखने को भी मिलता है कि सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके परसेप्शन को चेंज करता है, क्या है, साइज। साइज किसका भाई, अब मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, मैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और एडवर्टाइजमेंट जब मैं कर रही हूँ तो जो मेन मोटिव है ना, जैसे मैंने कहा कि अब मुझे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है, मैंने घर पर जागरण करवाया जन्माष्टमी के ऊपर, जन्माष्टमी के लिए, ठीक है, श्री कृष्ण के लिए, या फिर मैं कहूँ कि स्पेशली ओकेजन है, ठीक है। तो जो स्पेशली पैम्पलेट छपेंगे, जो भी स्पेशली पोस्टर छपेंगे, वो क्या होगा, जन्माष्टमी महोत्सव, इतना मोटे मोटे अक्षरों में लिखेगा, स्पेशल यही वर्ड, क्योंकि स्पेशल फोकस इसी पे किया गया। देन उसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन करा रहा है, कितने बजे, कब है, कैसे है, टाइमिंग क्या है, ये सब। मीन्स कि जब आपके जो साइज है स्टिमुलई का, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपने देखा होगा कि ये पोस्टर्स मोस्ट ऑफ आपने देखे होंगे, जब भी कोई मूवी लगती है, फिर कोई क्रिकेट होता है, या फिर किसी की अब शॉप की ग्रैंड ओपनिंग होती है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि सेलिब्रेशन है, तो ऐसा कुछ ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा। आप इनको जल्दी से पढ़ लेंगे, पढ़ते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद आप नीचे पढ़ते हैं, उसके बाद आप नीचे डिस्कस करते हैं। तो साइज का भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्या कहते हैं कि बिग ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द स्टिमुलई जनरली इट हैज़ बीन बी ऑब्जर्व। तो ज़्यादा बड़े साइज के होंगे वो ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाएंगे, ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। देयर इज़ अ greater possibility of the perception of the such the stimuli being the selected, for example this one, okay। इसकी जो साइज है, साइज के फॉन्ट के साइज, अक्षरों के साइज के बेसिस पे भी क्या होता है, स्टिमुली बनता है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और उसके बाद आप प्रोसेस करना चाहते हैं, क्या पता आप क्या प्रोसेस करो, डजंट मैटर, ओके। नेक्स्ट जाते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, छोटा, मीन्स की छोटा नहीं कहेंगे इसको मैं, ज़्यादा या कम, है ना। मीन्स की जो अब आप आजकल देखा है आपने, पहले जो थे, जब आप शॉप की ओपनिंग करते थे, या फिर मैं कहूँ कि आपको अपनी शॉप के ऊपर जो पोस्टर्स होते थे, पहले दीवारों पर ही लिखा जाता था। नोट करना इस बात को, पहले दीवारों पर ही लिखा जाता था, फिर उसके बाद पोस्टर बनने स्टार्ट हुए, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, अब 3D लाइट के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी शॉप बेटा ये है, यहाँ आना है ना। अब मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, लाइटिंग का यूज़ करके, या फिर मैं कहूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो लाउड स्पीकर होते हैं उसकी मदद से, या फिर मैं कहूँ कि मतलब ये सोर्सेज हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाते हैं, है ना। पहले ऐसे सिंपल होते थे, अब क्या हो रहा है, ऐसे मैकडोनल्ड्स का नज़र आ रहा है, अगर कोई शॉप है जय श्री श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यहाँ पर अब लाइटिंग से चलता है ना। तो आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप लाउड स्पीकली बता रहे हैं, स्पीकर से ऑन करके बता रहे हैं, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि हाँ भाई आज ग्रैंड फिनाली है, आज ग्रैंड ओपनिंग है, इस फर्नीचर हाउस की ओपनिंग है, इस शॉप की ओपनिंग है, इस मॉल की ओपनिंग है, ठीक है, आप सभी निमंत्रित है, ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो दैट मीन्स आपको जितना ज़ोर से करवाया जाएगा तो वो क्या है, आपके माइंड में सेट हो जाएगी,
अगर वही चीज़ क्या है आपको दोबारा से, अब मैंने कहा कि जैसे मोस्ट ऑफ मैंने ऑब्जर्व किया है इलेक्शंस के टाइम क्या होता है कि जब अनाउंसमेंट की जाती है लाउड स्पीकर के द्वारा, ठीक है, जो ये स्पीकर होता है ना उसके द्वारा ऑटो पे लगा दिए जाते हैं, जीप पे लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही अनाउंसमेंट आप जब काफ़ी बार सुनते रहते हैं ना तो वो आपको लर्न हो जाती है कि हाँ अब ये जिसका मान लीजिए कोई XYZ कोई पर्सन का नाम है, ठीक है, और ये फिर आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी पार्टी के अंदर है ना, तो ये लर्न हो जाता है जब भी कोई चीज़ क्या हो जाती है बहुत बार रिपीट होती है, ओवर ए टाइम अगेन एंड अगेन वो रिपीट होती है, तो वो जो वर्ड है वो एक्शंस हैं वो आपको लर्न हो जाते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में मोस्ट ऑफ टाइम कंपनीज करते हैं, या जैसे कि मैं कहूँ कि टीवी के अंदर भी आपने देखा होगा या फिर अपने फ़ोन के अंदर देखा है। फ़ोन के अंदर देखने से क्या होता है कि जब आपको ये देखा है कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ बेला वीटा का जो परफ्यूम है, अब पीछे कितनी सारी इसकी ऐड आने लगी थी, आपका भी इंटरेस्ट इसके ऊपर बन गया था, आपको याद हो गया था कि बेला वीटा के अंदर ना 599 था, पता नहीं 499 था, इसके अंदर आपको 4 परफ्यूम्स मिल रहे हैं अच्छी फ्रेगनेंस के, है ना, तो ये बार बार अगर आपके सामने ऐड आ रही है तो आपको याद करवा रही है, ये आपकी परसेप्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि पता नहीं यार इतनी ऐड दिखा रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, है ना। अच्छा, मोशन के बारे में बात की जाए तो मोशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी परसेप्शन में। मोशन जैसे कि आपने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, बिल्कुल ऐसे स्टेबल होती है, ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ पर मैं आपको जस्ट इसका एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, ट्रैफिक लाइट का, जैसे ही आप रेड लाइट के लिए आप रेड लाइट के लिए आप खड़े हो क्योंकि रेड लाइट ऑन हो चुकी थी, जैसे ही उसकी जो टाइमिंग है कम होती जा रही है, आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हो, अपना कोग्निशन लेवल वहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, जहाँ पर मोशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी और आप तो वहाँ पर आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड की जगह, ठीक है, अट्रैक्ट दोनों जगह होती है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है, इवन आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा, मेट्रो का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, इवन सबने देखा होगा, रेस्टोरेंट का भी सबने देखा होगा। मेट्रो में क्या होता है कि आपको बताता है कि अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन ये, वो लाइन चलती रहती है। अगर किसी का दुपट्टा, साड़ी, वॉलेट ऐसा कुछ बोला जाता है, ये संभाल के रखे, ठीक है, ध्यान से चढ़े ध्यान से उतरे, ये दोनों चीज़ें ना हिंदी और इंग्लिश में दोनों ऐसे चलती रहती है, तो आपका ज़्यादा टेंशन रहता है उसको पढ़ने के लिए, हाँ जी क्या चल रहा है, इवन वो बोल रहे हैं ओके, बट आप उसको पढ़ने में ज़्यादा टेंशन देते हो। तो यही होता है परसेप्शन कि जो ज़्यादा मोशन में होगा उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन होगी, जो ज़्यादा जो फिक्स्ड होगा वो इतना अटेंशन में नहीं होता है, ठीक है, आपकी माइंड को सीधा डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, नोवेलिटी का मतलब क्या है, नोवेलिटी और फैमिलियरिटीज़, नोवेलिटी एंड पॉइंट्स आई होप आगे भी शो है मुझे लग रहा है, यस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सीधा 6 आ रहा है, टोटल 7 ही पॉइंट्स मैं भी कहूँ यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। नोवेलिटी का मतलब होता है कि जब किसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए आपके सामने कोई नया पर्सन लेके, फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि आपको कॉमर्स पढ़ाने के लिए हमारी टीम एक और फैकल्टी को अपॉइंट कर रही है, ठीक है, सर हैं हमारे, ठीक है, जैसे ही वो नए पर्सन है ऑब्वियस ही बात है अब उनके पढ़ाने का तरीका भी नया होगा, ठीक है, उनके बताने का तरीका भी नया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी नए अनयूजुअल, जिसको कोई मतलब पहले किसी ने देखा ना हो या फिर मैं कहूँ कि डिफरेंट है, उसके द्वारा कोई चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, तो जो लोग हैं, जो पर्सन है, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देंगे। उनका मेन मोटिव यही होता है कि क्या है, पर्सन्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, मार्केटिंग का देख लीजिए, जैसे कि कोई भी चीज़ नई लॉन्च होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो फ़ोन्स होते थे वो पहले सिंपल होते थे, स्मार्टफोन 2000 के करीब आए हैं, ठीक है, अब स्मार्ट वॉच आई है, आई 16-17 में आई है, पता नहीं उससे पहले उसके बाद आई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट क्या है कि जैसे ही नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं नई चीज़ों की ओर। अब AI टूल आ रहा है उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, नोवेलिटी का मतलब जब कोई नई आइटम्स को आप लॉन्च कर रहे हो और उसको फेमिलियर करवाया जा रहा है मार्केट के अंदर और उसके रिगार्डिंग आपकी सोच क्रिएट की जा रही है, उसे बोला जाता है नोवेलिटी, ठीक है। अच्छा, फेमिलियरिटी का मतलब तो नाम से क्लियर है कि जो फेमिलियर है, पहले से ही वेल नोन है,
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपने कोका कोला का एग्जाम्पल बेस्ट है इसके अंदर कोई भी, या फिर मैं कहूँ कि पिज़्ज़ा आई होप पुराना है, नहीं नया है ये, बाहर से आया है ये। अगर मैं दूँ सैंडविच का एग्जाम्पल, कोका कोला बेस्ट है इसके लिए एक्चुअली, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। कोका कोला को बोला जाए, कोका कोला के ऊपर पहले ही लोगों का बहुत अच्छा ट्रस्ट है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो दोनों के दोनों नोवेलिटी है, और या फिर मैं कहूँ कि फैमिलिटीज़ है, दोनों के दोनों कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट्स हो गए हैं ये आपके बैरियर्स के हो गए हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, अब बढ़ते हैं बैरियर टू एक्यूरेट द परसेप्शन, मीन्स कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या मतलब कठिनाई आती है किस चीज़ के लिए, एक सेकेंड, किस चीज़ के लिए बोली जा रही है, आपकी बोली जा रही है कि आप उस परसेप्शन को सही करना चाह रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ही है ना भाई, आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा तो आप उसी को तो सेलेक्ट करेंगे ना इन्फॉर्मेशन को। ऑब्वियस है कि यहाँ पे बात की जा रही है सेलेक्टिव परसेप्शन, फोकस ऑन द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग द अदर। ये कह रहे हैं कि इग्नोर बाकियों को कर रहे हैं, आप केवल किसी एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, पर्सनल इमोशंस जो भी आप मैं कह सकती हूँ आपका, वो मैटर करते हैं, राइट। अगर आप सभी एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, कहते हैं ना कि आप अपनी अपनी ओर से देख रहे हैं, किसी दूसरे की ओर से भी देखना चाहिए, है ना। कि जैसे मैं कहूँ कि अगर ऑफिस में कोई पर्सन लेट आ रहे हैं, या फिर मैं क्लास में बच्चों की बात करूँ, क्लास में मैंने बोला हुआ है कि अगर टाइम से नहीं आए तो आपकी एब्सेंट लगेगी, इवन फाइन भी इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो मुझे अपने अपने पर्सपेक्टिव को नहीं देखना कि हाँ उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि क्या पता भाई उसकी साइकिल के अंदर पंचर हो गया, या फिर घर में कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे दोनों की ओर देखना चाहिए। ये बैरियर आता है कि मैं केवल अपने, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि लोग अपने अपने बारे की, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि एक ऐसी विचारधारा जो पहले से ही बनी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने सुना कि जो लड़कियां हैं स्कूटी चलाने में थोड़ा सा इतना मतलब इतना परफेक्शन नहीं है ना, समझ पा रहे हैं। अच्छा, मीन्स कि एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने सभी लड़कियों को जज कर दिया, किया है ना, मेकिंग द जर्नलाइज अजम्पशंस अबाउट द इंडिविजुअल बेस्ड, मीन्स कि एक के बेसिस पे मैंने वो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। जर्नलाइज का मतलब होता है दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनको स्कूटी चलाने में परफेक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक के बेसिस पे सारी की सारी पॉपुलेशन, सारी की सारी गर्ल्स के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, जो मेरे परसेप्शन को करेक्ट करने में मेरे को बैरियर दे रही है। मैंने आपको पहले बताया था ये एग्जाम्पल इवन है, बट ये गलत भी है ना। अच्छा, हेलो इफेक्ट्स का मतलब क्या, एक हॉर्न इफेक्ट होता है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन की एक चीज को देखकर, एक फीचर को देखकर, ध्यान से सुनना, एक फीचर को देखकर हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी पर्सन को देखा, पर्सन को देखने के बाद आपने देखा कि वो लड़की, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी की हेल्प कर रही है, किसी पर्सन को, ओल्ड जो पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग बंदे हैं, उनको रोड को क्रॉस करने के लिए उनकी मदद कर रही है। तो आपके माइंड में क्या बनेगा कि वाह, आज के टाइम में ऐसे बच्चे भी हैं, होगा नहीं होगा। आप उसके रिगार्डिंग क्या पता पॉजिटिव आपके बारे में, एनवायरनमेंट को क्या पता, ये तो भाई सही में अच्छे घर से है, अच्छे विचार हैं इसके। अच्छा, दूसरा है कि एक लड़का है या लड़के कोई भी मान लीजिए, वो क्या कर रहा है, जो बस स्टैंड पे होते हैं ना, जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या आएगी कि ये ऐसी दरिंदगी जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो करने वाले लोगों के बारे में आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, है ना। या फिर आप किसी की पिक्चर से नज़र करते हैं, जब व्हाट्सएप पे प्रोफाइल देखते हो ना आप लोग कि किसी ने क्या लगाई है, किसी ने क्या लगाई, वो भी आपके परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पता है आपको। तो अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, ओवरऑल एक फीचर के बेसिस पे आपने पूरे ओवरऑल को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, ओवरऑल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया कि हाँ ये तो अच्छी ही है, तो उसे बोलेंगे हेलो इफेक्ट। अगर मैं कहूँ कि एक फीचर के बेसिस पे आपने उसके सारे के सारे फीचर को ये कहते हैं कि ये तो भाई बुरा इंसान है, तो उसे बोलेंगे हॉर्न इफेक्ट। क्लियर है, क्लियर है बेटे, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो ये समझ में आएगा हेलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट।
प्रोजेक्शंस का मतलब होता है किसी के ऊपर अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एट्रीब्यूट्स थोपना। जैसे कि मैं कहूँ कि मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, ये किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ये भी किसी कंपनी में काम करते हैं, दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। इसकी जो कलीग्स है वो गर्ल है, हस्बैंड की जो है, जो फ्रेंड है या फिर मैं कहूँ जो कुछ भी है, ठीक है, वो फीमेल है, और जो इसकी पत्नी है, वाइफ है, उसके जो कलीग्स है कोई बॉय है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, बट शादी इनकी आपस में हुई है। ऐसा सिनारियो बहुत बार देखा आपने, इवन देखा होगा। चलो तो क्या हुआ, जैसे ही हस्बैंड की उस लड़की के साथ या फिर उस अपनी ये जो जिसको ये पसंद कर रहा है, इसके साथ क्या हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया, जो कि इसके व्यवहार में नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ही दोनों घर आते हैं, ठीक है, बातों में इसने क्या कहा कि क्या तेरे को भी कैसा गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसको भी पता है कि इसका कोई कलीग्स है, इसको भी पता है इसका कोई कलीग्स है, इसके दोनों ये अपना मतलब अपना जो नेचर है वो अपनी वाइफ के ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो एट्रीब्यूट्स है, वो किसी के ऊपर क्या करना, लगाना, कि तेरा भी दिमाग खराब है, तेरा भी ये है ये कारण, वो सोच रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहेंगे कहीं ना कहीं, ओके। अच्छा, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी विचार है, वो शेप किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे इन्वायरमेंट में किस कल्चर में से बिलोंग करते हैं, हमारे सोसाइटी कैसी है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा कल्चर और अपनी सोसाइटी को प्रेफरेंस देते होंगे, ऑब्वियस ही बात है हमारा जो व्यवहार है, जो नज़र आता है, वो कैसा होगा, उन सोसाइटी जैसा ही होगा। तो कहने का मतलब जब कल्चर या नॉर्म या फिर सोसाइटी का कंटेस्ट आ जाए, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उस परसेप्शन को ठीक कर पाएँ, है ना। कि किसी के मानना ये है कि जो ब्लैक ड्रेस है वो शादी में डाल के नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ ये मानना है कि ब्लैक ड्रेस शादी में ही डाली जाती है, किसी का मानना है वाइट ड्रेस कहीं नहीं शादी में नहीं डालते, है ना, बट किसी के यहाँ कहाँ डालते हैं, अलग जगह डालते हैं। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं कहाँ बोल रही हूँ। तो सोशल भी, कल्चर भी अफेक्ट करता है आपके परसेप्शन को। अच्छा, दूसरा लिमिटेशन क्या आ जाती है, मतलब लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या, लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बेटा जब आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तब उस केस में भी आप गलत आउटपुट नजर दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हैविंग द इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैन बी लीड टू द इनकरेक्ट कंक्लूजन, इनकरेक्ट परसेप्शन, ठीक है बेटा। अच्छा, इस चीज़ को संभालने के लिए, मतलब बैरियर तो हमने पढ़ लिया, ये सभी बैरियर है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, परसेप्चुअल जो स्किल है उसको एनहांस करने के लिए हमें सबसे पहले एम्पैथी होनी चाहिए मैडम, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में दोनों में फ़र्क होता है। सिंपैथी होता है कि हाँ, जैसे कि मैं कहूँ कि बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर ये रहेगा कि जब कोई मेंबर फैमिली में आता है ना, ठीक है, तब आप खुश होते हैं, आप बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। जब कोई फैमिली मेंबर से कोई चला जाता है, ठीक है, तो आप नाराज़ होते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मिस्टर एक्स है और जो खुश होने वाला दोनों सिचुएशन में मिस्टर वाई है, पहले सिचुएशन में ये देखा कि हाँ ठीक है, इसके घर ऐसा कोई इवेंट नहीं हो, किसी का जन्म नहीं हुआ, अभी घर में अभी कुछ ऐसा इवेंट नहीं कि कोई आया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है। तो जैसे ही इसने अपने मिस्टर वाई ने अपने दोस्त मिस्टर एक्स को बताया कि भाई हमारे घर ना मेरे भाई को लड़का हुआ है या अभी लड़की हुई है सॉरी, तो ये कहेगा अच्छी बात है, बधाई हो तुझे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसको इस चीज़ की फीलिंग नहीं है, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये कहेगा कि मेरे फैमिली से ये चला गया है, ठीक है, तो आप ये कहेगा कोई बात नहीं, हौसला रख, सब हिम्मत से काम लेना है, तुझे अपने परिवार को संभालना है, ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द कहेगा। दूसरी जगह इसे कहेंगे हम सिंपैथी, जब हम क्या करते हैं, जस्ट फील करते हैं, ओके। अच्छा, मैंने कहा कि मिस्टर एक्स है और यहाँ पे मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई कहते हैं कि भाई मेरी बहन को, मेरे भाई को लड़का हुआ है, वो बड़ा खुश है। ये कहते हैं कि अच्छा बहुत बहुत बधाई हो, वो मैं समझ सकता हूँ यार, तेरे को क्या खुशी हो रही होगी, तेरे घर में तो अब ये जश्न है वो जश्न है, मीन्स कि वो अपने आप को उसकी सिचुएशन पे रख पा रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे एम्पैथी। मैं कहती हूँ कि दूसरे सिनारियो के अंदर ये कह रहे हैं कि मेरे घर में से ये बंदा चला गया है, वो एक्सपायर हो गया, तो वो इस बात को तब समझेगा जब इसकी फैमिली में से भी ऑलरेडी गया होगा, तो ये होती है एम्पैथी।
कहने का मतलब सिंपैथी जस्ट ओनली फील, और एम्पैथी अपने आप को उस पर्सन की सिचुएशन में रख कर समझना कि ठीक है, फीलिंग भी करना, अपने आप को उस जगह पे रखना है। कहते हैं कि किसी के जूते डालना, ऐसा कुछ श्लोक है, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप अपनी परसेप्चुअल स्किल को एनहांस कर सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मीन्स कि किसी के प्रति आपको देखने का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एनहांस द सेल्फ कंसेप्शन, मीन्स कि आप अपने आप के रिगार्डिंग क्या सोच पा रहे हैं। अपने जैसे कि किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, किसी को मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स के अंदर वीक होता है, तो वो क्या होता है, वो अपने आप में वीक है, उसको एनहांस कर सकते हो आप। दैट्स इट। अवॉइडिंग द कॉमन बायसनेस, जो कॉमन बायसनेस करते हैं आप, ठीक है, जो पक्षपात करते हैं उसको हटाओ। कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो कि जिसके कारण आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। आप करेक्ट यूज ऑफ द एट्रीब्यूशंस, मीन्स कि आप जो अगर गलत कहते हैं ना कि जो सारा का सारा खेलना जो परसेप्शन का है, वो पर जो परसेप्शन है किसके ऊपर बेस हो, एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस है। किसी की बुक में ये अलग चैप्टर है, किसी की बुक में इसी में दे रखा, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या कुछ इसका मीनिंग, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए आपको सभी सब्जेक्ट्स की, इवन चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, ठीक है, ये लगातार आपको नज़र आ रही है वीडियोस आपको, राइट। सो इन वीडियोस की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके जी। और दिस वन इज़ द कंसेप्ट क्वेश्चन पेपर चैनल, जहाँ पे आपको सभी तरह के सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश की। ये इस पूरे चैप्टर की क्या है, समरी है, ये ओवरव्यू है बेटे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नजर आ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। परसेप्शन का मतलब क्या है, ये जून 2023 में आया था। थ्योरी ऑफ द एट्रीब्यूशंस किसी के, वही बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन एंड डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, एंड देन प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन। कहने का मतलब मोटा मोटा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट निकलने वाला है वो आपके प्रोसेस है, दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, और वो प्रोसेस तब समझ में आएगी जब ये आपको मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है बहुत आसान लगा होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ ये लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करने होंगे इस पीडीएफ की, पर्टिकुलर पीडीएफ की। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी पीडीएफ के रिगार्डिंग आप इन पीडीएफ को फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, उम्मीद करेंगे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई के अंदर प्रोग्रेस करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एटीट्यूड एंड वैल्यू का है, आइयो पता नहीं एट्रीब्यूशंस का, मैं वो भी बता रही थी। सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।